हाय, लेक्चर नंबर 5B में है हम संयम कोर्स में। आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आगे की चर्चा। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर तक के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। आज हमें उस चीज़ का रिवीजन करना है, मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिव्यू करते हुए आगे हमें देखना है कि मॉडल्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और फिर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें। लेट्स सी। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जस्ट इसलिए है कि हम जो चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसको रिव्यू कर सकें, रिवाइज कर सकें। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है आपके लिए, वो ये कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो हम उसको कैसे डील करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, like let z1 is equal to x1 plus I y1 and z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a plus bi, और अगर कहा जाए कि z1 is equal to z2 तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, मीन्स x1 a के बराबर होगा एंड y1 b के बराबर होगा। तो ये है एक्चुअली इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसे मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूँ, आई थिंक। ओके, तो ये है इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करना है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो हमें उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड x एंड y इफ द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर w इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। तो यहाँ दो पार्ट्स हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो इस w का कॉन्जुगेट आपको फाइंड करना है और जो इस z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा उसको फाइंड करके इस w के कॉन्जुगेट से हमें क्या करना होगा, इक्वेट करना होगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन अगर आप करने जाओगे तो सबसे पहले आपको ये लिखना होगा इन्फॉर्मेशन कि हमें करना क्या है। तो वी हैव गिवन दैट w कॉन्जुगेट, इस w का कॉन्जुगेट इज जस्ट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या ले सकते हैं, 1/z। क्लियर। तो अब मैं इसको पहले w कॉन्जुगेट फाइंड करूंगा। सो w कॉन्जुगेट क्या होगा, जो भी रियल और इमेजिनरी पार्ट है उसको पहचानना है और इमेजिनरी पार्ट के साइन को स्विच कर देना है। रियल पार्ट है x+3, वैसे ही रहेगा, और हम अगर इसके इमेजिनरी पार्ट को देखेंगे वो है नेगेटिव ऑफ 2 + y, तो इसके साइन को स्विच करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ 2 + y i। तो ये हो गया w कॉन्जुगेट। लेकिन अब हमें फाइंड करना होगा इस z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट इज हमें फाइंड करना है 1/z। तो 1/z कैसे लिखेंगे, 1/4 - 3i। पर ध्यान रहे कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होता है, मतलब इसके डिनोमिनेटर से ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि वो सिंप्लीफाई हो सके। तो अगर आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 + 3i एंड इसके डिनोमिनेटर में मिलेगा 4² एंड -3i का स्क्वायर, दैट इज 16 + 9 दैट इज 25। तो अब हमारे पास ये मिल चुका है, इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा। यू कैन स्प्लिट इट लाइक दिस, 4/25 + 3/25 आयोटा। तो ये हमें 1/z मिल चुका है। हमें क्या करना होगा, इन दोनों को इक्वेट करना होगा। तो वी आर इक्वेटिंग इट। कैसे इक्वेट करेंगे, लेट मी चेंज द कलर। ये हो जाएगा क्या, x+3 इसके रियल पार्ट से इक्वेट होगा, यानी कि हो जाएगा 4/25, और साथ ही साथ y+2 या 2 + y इज 3/25। यहाँ से x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, निगेटिव में जो भी आएगा कितना आएगा, 4/25 - 3 यानी कि 4 - 75। तो 4 - 75 is -71/25। और यहाँ जब y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा कितना, 3 - 50।
So 3 minus 50 is negative 47 over 25 if I have calculated it correctly. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। हमने ये समझा कि इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होंगे तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट करेंगे, और कॉन्जुगेट तो हमने पहले से ही पता है। कॉन्जुगेट के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं, उसको ज़रा देखते हैं। उस प्रॉपर्टी के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगेन कॉन्जुगेट आप देखिए, तो हमें पता है, इसको आप ऐसा समझिए कि मैं इसको नोट में लिखवा रहा हूँ, तो नोट में आप इसको लिखिएगा। अगर z हमारे पास x प्लस आई वाई है, तो या फिर a प्लस आई बी ही लेते हैं, नॉट a प्लस आई बी हमारा स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z बार हमने ले लिया क्या, a माइनस आई बी। अब जरा यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी एल्जेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है उसको फॉलो करता है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, रियल और रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो यहाँ अगर मैं z और z बार को ऐड कर दूँ तो क्या मिलेगा, z और z बार को ऐड करूँगा, सो व्हाट वी गेट इज, यहाँ देखिए a और a ऐड हो चुका होगा और प्लस आई बी माइनस आई बी से कैंसिल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a। लेकिन आप इसको ऐसे देखिए, आप लिख सकते हैं क्या, z प्लस जेड बार डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a। लेकिन a क्या है, इस z के जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका a क्या है, रियल पार्ट। यानी कि हम अब लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z क्या लिखा जाएगा, z प्लस जेड बार बाई 2। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे करूं कि z में से मैंने z बार को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आप देखिए क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और आयोटा b माइनस ऑफ माइनस आयोटा b हो जाएगा, कितना, 2 आयोटा b। और यहाँ से अगर मैं b को एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ, सो आई कैन गेट इट z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा, जिससे b अब क्या लिखा जाएगा, नॉट रियल, इट्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यहाँ लिखेंगे क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और ये लिखा जाएगा क्या, z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा। ये दोनों प्रॉपर्टी मीन्स एक ही प्रॉपर्टी के दो पार्ट्स। आप याद रखिएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर हमें z के ही फॉर्म में लिखना पड़े तो हम लिख सकते हैं z प्लस जेड बार बाई 2, और इमेजिनरी पार्ट लिखना पड़े तो होगा z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा। तो ये था हमारा अब तक का जो भी हमने पढ़ा था उसके आधार पर। आगे आज में पढ़ना है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप पॉज रखिए एंड देन जस्ट रिवाइज इट व्हाट वी हैव डन। आई जस्ट से हियर revise. Okay, now we will move to modulus of a complex number. तो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंस हम समझेंगे अगले आने वाले लेक्चर में, लेकिन सबसे पहले जो भी डेफिनेशन है वो देखते हैं। तो डेफिनेशन इसका क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन है फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, हमने लिया वो a प्लस आयोटा b, तो जो मॉडुलस ऑफ z होगा वो डिफाइन होगा कैसे, डिनोट होगा मॉड z, यानी कि z को एक दो वर्टिकल बार्स के अंदर रखिएगा, वो होगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब ये कि मॉडुलस ऑफ z एक ऐसा पॉजिटिव क्वांटिटी है जो उसके रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट होता है। तो इसको मैं अगर और जनरली करना चाहता हूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, रियल पार्ट ऑफ z, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने, उसका स्क्वायर किया, एंड देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर किया, एंड वी गेट दैट द कॉम्प्लेक्स मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलराइट, अब क्या करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास पे कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे जो भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, उन्हीं एग्जाम्पल्स का मॉडुलस फाइंड करके देखते हैं कि कैसे हम कर पाते हैं। तो ये वो एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ मैं फाइंड कहूँगा कि मॉडुलस क्या होगा इसका, मॉड्यूलस ऑफ z, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है यहाँ पे उनका हमें फाइंड करना है।
तो पहले पार्ट में हमारे पास है मॉड जेड, फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ रियल पार्ट है 3, दैट इज 3 स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट है 2, दैट इज 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 13। दूसरे पार्ट में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है w, तो w का मॉड निकालेंगे। तो यहाँ पे रियल पार्ट है पाई, सो दैट विल बी पाई स्क्वायर, एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट है -7, so ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर, एंड व्हाट वी गेट इज स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 49। तीसरे पार्ट में है z1 का मॉड अगर निकालना हो, देयर इज नो इमेजिनरी पार्ट, तो सिंपल आपको क्या लिखना होगा, केवल 3। आप अगर इसका बाकी इस तरीके से भी अप्लाई करके देखो तो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। तो ये 3 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर चाहिए, दैट विल बी 3 ओनली। और यहाँ पे फोर्थ में हमें क्या किसका निकालना है, अल्फा का मॉडुलस। सो ये हो जाएगा केवल -2 आयोटा का मॉडुलस, दैट मीन्स जस्ट 2, क्योंकि हमें क्या करना है, मॉड ऑफ -2 का स्क्वायर, आई मीन द स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, ये एक्चुअली क्या है 0 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और यहाँ से फिर से मिल जाएगा 2। आई थिंक ये सारे इजी चीज़ें हैं, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा और मॉडल्स आपने सीख लेंगे कैसे फाइंड करना है। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग आगे करेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म समझेंगे। अभी बस इतना ही। अब समझते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस हमने सीखा है उस मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या है। मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो उनके सम का मॉडुलस क्या होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं पहली प्रॉपर्टी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर प्रोडक्ट दे रखा हो और इनका मॉडुलस कहा जाए आपको निकालने के लिए, तो व्हाट वी डू इज इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग प्रोडक्ट निकाल के हम काम चला सकते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स इट इज द मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ दोज कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरीफाई करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि हमने लिया 3 प्लस आयोटा सपोज कीजिए, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 2 प्लस आयोटा। अगर हम इसका मॉडुलस फाइंड करें, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई देम फर्स्ट। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 आयोटा एंड देन प्लस आयोटा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 5, so that will be 5 प्लस 5 आयोटा। अब इसका मॉडुलस जब फाइंड कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 25 रूट 50। जस्ट लीव इट एज रूट 50। ये तो था हमारे पास क्या, ये है Z1 और ये है Z2। तो हमने क्या किया Z1 इंटू Z2, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं Z1 इंटू Z2 का मॉड फाइंड करें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर रहे हैं। अगर राइट हैंड साइड फाइंड करना हो तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलग अलग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। सो Z1 का मैग्नीट्यूड यानी कि 3 प्लस आई का मॉडुलस, मैग्नीट्यूड एंड मॉडुलस मैं बोल रहा हूँ लेकिन दोनों एक ही चीज़ें। तो 3 प्लस आई का अगर मॉडुलस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा रूट 10। और जब दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करें, मॉडुलस फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस आई का मॉड, दैट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा रूट 5। एंड देन अगर इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा रूट 10 टाइम्स रूट 5, और यू विल गेट रूट 50 एग्जैक्टली जो यहाँ पे हमने फाइंड किया था रूट 50। तो हमने ये पाया कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये ट्रू होगा। इन द सिमिलर वे अगर हमारे पास Z1 बाई Z2 का मॉडुलस कहा जाए तो आप इसको मॉड Z1 बाई मॉड Z2 भी कर सकते हो, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रेशियो कह सकते हैं का मॉडुलस इज इक्वल टू उनके मॉडुलस का रेशियो हो सकता है। ओके,
क्या होगा जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे और फिर मॉडुलस फाइंड करेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले की और अगर हम z टू द पावर n का मॉडुलस फाइंड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे ऐसे भी अलाउड है कि मॉड z टू द पावर n करें। यहाँ इंपॉर्टेंट है इस प्रॉपर्टी से इसको समझने का प्रयास करना है। कैसे? अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 को मैं z ही लिख दूँ तो ये हो जाएगा z टाइम्स z, दैट इज z स्क्वायर का मॉड, और यहाँ क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में मॉड z का स्क्वायर। तो यहाँ पे पावर n की जगह पे क्या हो रहा है 2 हो रहा है। तो ये अगर एक्सटेंड किया जाए किसी भी पावर के लिए तब भी ये ट्रू होगा। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके ये वाला, और किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को लेके ये वाला, इनको वेरीफाई कर लीजिएगा। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वर्क फॉर यू, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, और बाकी ये मैंने तो पहले ही कर दिया है। अब आते हैं अपना जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है उस पर, फोर्थ वन, z1 प्लस z2 का होल मॉड। अब ये बराबर नहीं होगा, ये हो जाएगा मॉड z1 प्लस मॉड z2 से छोटा। इसे कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके अगर आप मॉडुलस फाइंड कीजिएगा तो उनके इंडिविजुअल मॉड का जो सम होगा उससे मॉडुलस ऑफ द सम क्या होगा, छोटा होगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो यहाँ से। कई बार ये बराबर भी होगा लेकिन हर बार नहीं। तो यहाँ पे अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे z1 आपके पास है, z2 है, तो अगर मैं यहाँ से z1 प्लस z2 फाइंड करना चाहता हूँ तो व्हाट वी गेट इज z1 प्लस z2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 एंड देन 5 एंड देन 2i, करेक्ट। और इसका अगर मॉडुलस फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 4, दैट विल बी √29। और यहाँ आगे अगर आप इसको एक्सटेंड कीजिएगा, अगर मैं मॉड z1 और मॉड z2 लिखता हूँ तो मॉड z2 हमने क्या पाया था, इट वाज √10 एंड मॉड z2 हमारे पास था √5। तो अगर आप यहाँ देखना चाहते हो तो √29 और √10 प्लस √5, और √10 प्लस √5 कितना, ये एक्चुअली क्या है, ये है आपके पास √2। ओके, आई कैन राइट इज √5 टाइम्स √2 प्लस 1, इसको लिख सकता हूँ। ओके, सो ये जो वैल्यू होनी चाहिए आई थिंक इट जस्ट बी 5.3 अप्रॉक्सीमेटली, और ये आप इधर वेरीफाई कर लीजिएगा, यू विल ऑलवेज गेट दैट दिस इज लेस दैन दिस। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आप वेरीफाई कर सकते हो। और इसी का एक और वर्जन है, अगर मैं z1 माइनस z2 का मॉड लिखता हूँ तो ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो मैंने आउटर वाला जो मॉड लिखा है वो ये बताता है कि जो ये डिफरेंस आएगा दो नंबर्स का इसके अंदर, वो डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए फाइनली। इसलिए ये मॉडुलस साइन बताता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो कि हमने यहाँ अंदर फाइंड किया है उसका। जैसे मान लो कि मॉड z1 माइनस मॉड z2 ऐसा है कि वो -5 आया, तो -5 का फिर ये मॉड निकालोगे तो 5 आना चाहिए। यहाँ पे ये जो निकाला जा रहा है मॉड का साइन, ये मैग्नीट्यूड बताता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ना कि मॉडुलस के लिए है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि मॉडुलस तो हमने पहले ही निकाल लिया अंदर ही। तो ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मॉडुलस की है जिसको हम लोग कॉम्बाइनली कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इन दोनों को कहा जाता है क्या, कॉम्बाइनली ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे, इसका एप्लीकेशन में एक दो क्वेश्चन में बताऊंगा अगर समय मिला तो, या फिर इस कोर्स में आगे जैसे प्रोसीड करेंगे अगर स्पेस रहा तो इसको अभी हम लोग छोड़ देंगे। और एक्चुअली हम लोग जो बेसिक एनसीईआरटी के बुक के आधार पे जो चीज़ें हैं उसी को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पलर में एक दो क्वेश्चन जैसे हैं तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को करते वक्त मैं इनको अप्लाई करके दिखाऊंगी कैसे अप्लाई किया जाता है। बाकी इसका प्रूफ और इसका बाकी डिटेल किसी अलग से वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा।
ऑलराइट, तो ये 5 प्रॉपर्टी अभी तक हमने देखी। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आप देख सकते हो जिसको मैं हमेशा कहूँगा कि आप इसको नोट की तरह यूज़ कीजिएगा, इज़ ऑलवेज वेरी यूज़फुल, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस के लिए नहीं, लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्ट के लिए इसको याद रखना चाहिए, समझना चाहिए। इसका जो पहला है वो हम याद रखेंगे क्या, मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू z bar, and why it is so, we can simply understand why it is so. इसको वेरीफाई करके देखते हैं, let's prove it actually. The proof is very simple. कैसे करेंगे, हम अज्यूम करते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, तो इसके यहाँ पे 3 चीज़ें चाहिए, z बार और मॉड z स्क्वायर तो हम कर ही लेंगे। तो अब हमें क्या लिखना चाहिए साथ में, तो z बार क्या हो जाएगा, I should say so that the proof will look good. So z बार क्या हो जाएगा भाई, a माइनस आई बी, करेक्ट और नॉट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो मॉड z का स्क्वायर है, तो पहले निकालेंगे मॉड z, तो मॉड z क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी, सॉरी इट्स a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड, और अब अगर हम इसका मॉड z का स्क्वायर कर देते हैं तो व्हाट वी गेट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये तो हो गया मॉड z स्क्वायर। लेकिन अगर आप z बार फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस आयोटा b के साथ आपने किसको मल्टीप्लाई किया, a माइनस आयोटा b को, जिससे आपको यहाँ z बार मिल गया a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, बट आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमें मिला क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो वी गेट दैट कि मॉड जेड स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा, z बार यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि मॉड जेड स्क्वायर z बार, और इसी से कोरोलरी कह सकते हैं अगर ये थ्योरम आप समझ रहे हो तो, मतलब इसी से निकला हुआ कॉन्सिक्वेंस है जिसको मैं प्रॉपर्टी 2 कह सकता हूँ। या फिर अगर आपके पास मॉड z 1 हो तो यहाँ हम कहेंगे z बार इज इक्वल टू 1, ये तो क्लियर है क्योंकि मॉड z स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसलिए z बार 1 हो जाएगा, और इससे हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू, नॉट z इज इक्वल टू, इनफैक्ट z बार इज इक्वल टू 1/z। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए इसके कहने का मतलब क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर z और z बार इज इक्वल टू 1 हो तो उसका कॉन्जुगेट और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, दिस इज एक्चुअली द कॉन्जुगेट, और ये क्या है, उस z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, करेक्ट और नॉट, यस। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और कॉन्जुगेट आपस में इक्वल होंगे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1 आता हो, और फिर हमें ये इस बात को अलाउ करता है कि हम क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं बिना, नॉट कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, यस वी कैन। यहाँ आप देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मैंने कहा t माइनस 2y। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, लास्ट लेसन में भी, तो वहाँ पे मैंने कैसे बताया था, आपको रिकॉल कीजिए, आपको याद होगा कि हमने क्या किया था, 1/3 माइनस 2 आयोटा, एंड उसके बाद उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड बाकी उसके बाद कैलकुलेशन। यहाँ पे हम दूसरे तरीके से अप्लाई करके देखते हैं। अभी हमने सीखा है क्या, हमने सीखा है, ये एक्चुअली मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो वी नो दैट कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए मॉड z स्क्वायर क्या होता है, z बार, करेक्ट, ओके।
हमें चाहिए क्या, अगर हमें ये फाइंड करने के लिए लिखा है तो पहले आप ये सोचोगे ना कि क्या फाइंड करना है। हमें चाहिए 1/z, वी नीड 1/z, हमें ये चीज़ फाइंड करना है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व कीजिए तो यहाँ से क्या 1/z निकाल सकते हैं। 1/z कितना हो जाएगा, z बार बाई मॉड z स्क्वायर। अगर आप इसको इधर ले जाएंगे एंड सो ऑन। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z बार कितना हो जाएगा 3 + 2 आयोटा। एंड इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, मीन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर उसका स्क्वायर। यानी कि हम सीधे यहाँ पे क्या कर रहे हैं 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, दैट्स इट। हो जाएगा कितना 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 13, और ये कितना हो जाएगा 3/13 एंड प्लस 2/13 आयोटा। और ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल जाएगा। तो यहाँ हमने ये सीखा कि ये प्रॉपर्टी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है जिसको हम यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका और भी एप्लीकेशन है क्वेश्चन को हैंडल करने में, वो भी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो यहाँ तक आपने चीज़ों को समझ लिया होगा मैं आशा करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है उसके बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए, रिवाइज कीजिए। लेट मी कॉल इट रिवाइज और जस्ट गो थ्रू इट व्हाटएवर। अब हम लोग आगे करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज पढ़ा है उस पर आधारित। फिर से मैं रिकॉल करा दूँ, रिमाइंड करा दूँ कि जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला जो भी क्वेश्चन होगा वो आज हम नहीं करने वाले हैं। उसके लिए मैं अलग से पेस रहेगा इस कोर्स के अंदर, तो उसको मैं करूँगा। अदरवाइज जेई वगैरह का जब भी मैं वीडियो अलग बनाऊंगा या फिर अलग से ट्रायंगल इनइक्वालिटी के ऊपर कोई वीडियो बनाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके, तो उसमें हम लोग उसमें विस्तार से चर्चा। एनीवे, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में अब जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक से हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं, और मैंने कोई भी क्वेश्चन ऑर्डर से नहीं लिया है, एक्सरसाइज से रैंडम क्वेश्चन लिए हैं ताकि उस कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से आपको समझाया सके। तो ये पहला एग्जाम्पल है आज के लेक्चर का, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी मिसलेनियस से ही है। जब कहा गया कि इफ a + आयोटा b c + आयोटा d + आयोटा f g + आयोटा h का प्रोडक्ट a + आयोटा b कैपिटल A और B वाला है, तो आपको शो करना है ये चीज़। कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, और दोनों तरीके जो हमने अभी तक पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरे लेक्चर में, पिछले लेक्चर में और आज भी अब तक जो पढ़ा है उस पर आधारित है। तो पहला जो मेथड है मैं करता हूँ कि कॉन्जुगेट के आधार पे इसको कैसे करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ध्यान से समझना, कॉन्जुगेट के आधार पे मीन्स हम कहने वाले हैं कॉन्जुगेट, आई मीन अप्लाइंग कॉन्जुगेट, लेट अस राइट इट, अप्लाइंग कॉन्जुगेट। हम कॉन्जुगेट के आधार पे इसको करने वाले हैं। ये है फर्स्ट मेथड। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है a + आयोटा b, c + आयोटा d, e + आयोटा f एंड g + आयोटा h इज इक्वल टू a + आयोटा b। इट इज गिवन एक्चुअली, करेक्ट। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ये इट इज गिवन। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर ये गिवन है और मैं कहता हूँ कि कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, तो कॉन्जुगेट हम दोनों साइड अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स अप्लाई कॉन्जुगेट। तो अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट को। देखो, एक तो तरीका है कि मैं सीधे बता दूंगी आंसर कैसे होगा, और एक तरीका ऐसा होता है जिसमें आपको समझा के बताया जाए कि एक्चुअली प्रॉपर्टी कैसे वर्क कर रहा है। आप इंट्यूटिवली उस क्वेश्चन को कर सकते हो, पहली बार देख के उसको बिना उस प्रॉपर्टी को रियलाइज़ किए हुए कि कैसे हो रहा है आप क्वेश्चन को हैंडल कर ही लोगे, आंसर आ ही जाएगा। लेकिन जो जैसे जहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, मैथमेटिक्स को समझते हुए करोगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो कॉन्जुगेट को अप्लाई करने का मतलब है कि इस पूरे, अगर मान लेते हैं कि इस टोटल को मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किया, तो आपने किया क्या है कि z बार आप कर रहे हो a + आयोटा b का बार, करेक्ट और नॉट? ऑलराइट। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जो पूरा z जो है वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट से बना है। तो आप जरा रिकॉल कीजिए
कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट निकालना हो, सो वी कैन जस्ट राइट उनके कॉन्जुगेट्स का प्रोडक्ट, इजंट इट। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट पे भी, तब भी काम होगा। मतलब Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 का पूरा कॉन्जुगेट करें तो वो लिख सकता है कॉन्जुगेट ऑफ Z1 टाइम्स कॉन्जुगेट ऑफ Z2 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वही काम किया जा रहा है, मतलब कि इस पूरे का कॉन्जुगेट है। तो लेट मी राइट इट, a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e plus iota f and g plus iota h, a whole conjugate is equal to a plus iota b का conjugate, isn't it? अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करता तो ये अलग अलग कॉन्जुगेट हो जाता। मतलब a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट अलग, एंड सो ऑन। c प्लस आयोटा d का कॉन्जुगेट अलग, e प्लस आयोटा f का कॉन्जुगेट अलग, एंड g प्लस आयोटा h का कॉन्जुगेट अलग। और इधर तो मैं लिख ही दूँ डायरेक्टली a माइनस आयोटा b। और फिर अब जब कॉन्जुगेट आपने अलग अलग किया है तो वी कैन राइट व्हाट, a माइनस आयोटा b, c माइनस आयोटा d, e माइनस आयोटा f, g माइनस आयोटा h and a minus iota b, and this is second equation. Now you got the idea कि अगर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा, isn't it? मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज फर्स्ट टाइम्स सेकेंड। तो देखिए होगा क्या, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा b के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो व्हाट वी गेट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सी प्लस आयोटा डी सी माइनस, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किसी के साथ किसी का प्रोडक्ट आप कंबाइन कर सकते हो। तो सी प्लस आयोटा डी सी माइनस आयोटा डी के साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, देन फाइनली ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एंड ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट यू गेट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था। सो दैट इज द प्रूफ। ये तो वह पहला तरीका जब हमने कॉन्जुगेट को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को हैंडल किया। दूसरा तरीका हो सकता है फिर से सिमिलर तरीके से अगर मैं मॉडुलस को अप्लाई करूं तब भी काम बन जाएगा। लेट्स डू इट क्विकली। तो मैं क्या करता हूं कि इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं फिर से समझा सकूं। तो हियर वी आई हैव दिस थिंग, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। एंड नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग मॉडुलस। तो मॉडुलस को अप्लाई करके भी किया जा सकता है। तो मॉडुलस को अप्लाई करने का मतलब क्या है, मैं दोनों साइड मॉड अप्लाई करूंगा। तो दिस इज आई एम गोइंग टू डू हियर। तो ये क्या होगा भाई, ये बहुत इजी है, लिखना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ये तो पहला वाला भी था। आप पूरे प्रोडक्ट में मॉड अप्लाई करने वाले हो, ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच का होल मॉड, करेक्ट। और इधर भी आप क्या करने वाले हो, ए प्लस आयोटा बी का मॉड। लेकिन आपने अभी देखा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का मॉड फाइंड करें या फिर उनके मॉडुलस का प्रोडक्ट करें, द सेम थिंग व्हाट आई एम सेइंग, mod of z1 z2, sorry, mod of z1 times mod of z2 is exactly equal to z1 times z2 का mod। तो अगर ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर्स अलग अलग प्रोडक्ट होके जो दे रहे हैं उसका मॉड निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका अलग अलग मॉड निकाल सकते हैं। जैसे a प्लस आयोटा बी का मॉड, c प्लस आयोटा डी का मॉड, e प्लस आयोटा एफ का मॉड, g प्लस आयोटा h का मॉड। और इधर क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी का मॉड हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एंड नाउ यू गॉट द आइडिया आई बिलीव। तो इस क्वेश्चन को तो पहले बाद में करेंगे, इसको नीचे कर दूं। यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट लिखना पड़ेगा, देन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट, देन e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का रूट, देन g स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, एंड देन इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट पहले से है। एंड देन वंस यू स्क्वायर इट, और जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो ऑब्वियसली हमारे पास जो वही रिजल्ट आएगा जो कि हमें प्रूव करना था। ऑलराइट,
इस क्वेश्चन को इनफैक्ट हैंडल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन इसमें मेन उद्देश्य था इस क्वेश्चन को लेने का कि मैं आपको जो प्रॉपर्टी है वो समझा सकूं कि प्रॉपर्टी जब आप अप्लाई करो तो उसको रियलाइज़ भी करो कि हम कहाँ कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके एनसीईआरटी बुक से ही, और वो मिसलेनियस एक्सरसाइज से फिर से लिया गया है। यहाँ पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको खास दिखनी चाहिए। नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, तो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप x की वैल्यू फाइंड कीजिएगा इसको सॉल्व करने के बाद, आप ये चेक कीजिए कि जो भी x आया होगा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो वो निगेटिव इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन ज़ीरो के अलावा बाकी इंटीजर हो सकता है। मतलब क्या है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि सभी इंटीजर्स आपको लेने हैं, कोई भी इंटीजर, लेकिन उसमें से ज़ीरो नहीं लेना है। इसका मतलब यही है। और इधर तो आपके पास इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये गिवन है 1 माइनस आयोटा के मॉड का होल पावर x इज इक्वल टू द पावर x। क्या करेंगे, सिंपल 1 माइनस आयोटा टू द पावर, सॉरी 1 माइनस आयोटा का मॉड निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस नेगेटिव 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड टू द पावर x इधर हो जाएगा √2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर x। √2 का पावर x लिखा सकता है 2 द पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 2 द पावर x। अब आप देखिए, जब इन दोनों को इक्वेट कीजिएगा, जो कि दोनों के पावर्स इक्वल आ चुके हैं, सो वी कैन इक्वेट द पावर, सॉरी बेस सेम है, पावर इक्वल नहीं है, बेस दोनों के इक्वल आ चुके हैं, तो पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो व्हाट वी राइट इज x बाई 2 इज इक्वल टू x। इट मीन्स x बाई 2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट, क्योंकि x बाई 2 को उधर ले जाएंगे तो x माइनस एक्स बाई 2 इज x बाई 2, x बाई 2 की वैल्यू 0, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो x की वैल्यू 0 ही केवल आई, मतलब इट इज नॉट नॉन जीरो इंटीजर, करेक्ट, क्योंकि ये इंटीजर तो है लेकिन ये 0 है। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर है 0, लेकिन ध्यान दें कि ये 0 नहीं होगा। क्यों, इसमें पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, मतलब 0 के अलावा इसके और कितने सोल्यूशंस हैं। अगर 0 सोल्यूशन है, मतलब 0 जो नंबर है वो सोल्यूशन है, तो 0 के अलावा और कितने ऐसे नंबर्स हैं दोस्तों इसके सोल्यूशंस हैं, कोई ऐसा नंबर नहीं, यानी कि कितने नंबर्स हैं, दैट इज 0। तो एक्चुअली दिस इज द नंबर इज 0। So there are 0 numbers that are solutions to this equation. There is only one solution, that is x equal to 0, जो कि 0 तो लेना नहीं था, इसलिए ये 0 नहीं है। It is the number of solutions except 0 is 0. All right, I should write it, number of solutions except x equals to 0 is what, 0. So this 0 is not that 0. Okay, आपने समझ लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज से ही। आगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉड बीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड दिस क्वांटिटी। अब इस क्वेश्चन को भी मैं दो तरीके से हैंडल करूंगा, तो दोनों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले वो मेथड जिसको आप जनरली हर एक बुक में और हर जगह आप पाओगे। तो मेथड 1 इज एक्चुअली द बुकिश मेथड, और आई कैन से दैट द मेथड 1 इज द पॉपुलर मेथड। ओके, तो यहाँ पर ये गिवन है। अब इसमें कैसे काम करेगा वो मेथड, वो समझते हैं। आपको पता है कि हमने अभी सीखा है क्या, मॉड ऑफ z स्क्वायर्ड इज z बार, करेक्ट, अभी हमने ये सीखा है। तो सपोज कीजिए कि हमें मॉड ऑफ z स्क्वायर निकालने का कोई तरीका है, लेकिन हमें चाहिए मॉड z, तो हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हम मॉड z स्क्वायर निकाल लेंगे और जो आएगा उसका रूट कर देंगे तो मॉड z आ जाएगा। अगर मान लो ऐसे कहा जाए कि x निकालना है,
लेकिन x को डायरेक्टली निकालने का कोई तरीका नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर x स्क्वायर निकालने का कोई तरीका हमारे पास पहले से है तो हम x स्क्वायर ही निकाल लेंगे और फिर जो आएगा उसका रूट कर देंगे तो x निकल जाएगा। यही टेक्निक और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। हमें पता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा बीटा जो दो गिवन हैं उनके बारे में ना इसका रियल पार्ट है ना इमेजिनरी पार्ट है, केवल ये कह दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है भाई, इसमें मॉड बीटा की वैल्यू 1 है, बीटा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, बाकी अल्फा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और बीटा के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को जो मॉड के अंदर दिख रहा है वो समझ सकते हैं कि वो z है, और हम क्या कर रहे हैं कि बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा के मॉड का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। तो हम लोग एक्चुअली ये अपनी मर्जी से ले रहे हैं क्योंकि मॉड जेड स्क्वायर क्योंकि डायरेक्टली ये फाइंड करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए हम मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड बार की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए कर रहे हैं। तो इसके बदले में क्या लिखना होगा हमें, ये आप ध्यान दीजिए कि पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपने जेड एज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा क्या, बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा जेड, ये जेड हो गया ना, और जेड बार यानी कि बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल बार। समझ में आया होगा, ये है जेड और ये है जेड बार। अब इसको वैसे ही छोड़ देंगे, तो बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और यहाँ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, तो डायरेक्टली मैं कॉन्जुगेट की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, आप रिकॉल कीजिए, z1 बाई z2 का अगर होल बार हो तो वी कैन राइट z1 बार बाई z2 बार। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो ऊपर भी कॉन्जुगेट दे सकते हो और यहाँ नीचे भी, और फिर अगर आप z1 प्लस z2 या माइनस z2 का बार करना चाहते हो, सो व्हाट वी गेट इज z1 बार प्लस माइनस z2 बार, सो वी कैन जस्ट राइट इट डायरेक्टली, ये हो जाएगा क्या, बीटा बार माइनस अल्फा बार। दोनों प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। और फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ 1 है, आपको ध्यान होगा कि रियल नंबर जब मैंने बताया था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो रियल नंबर ही जाता है, यानी कि 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रह जाएगा। और यहाँ फिर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कहा गया है, तो हम फिर से दोनों को अलग अलग दे सकते हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा अल्फा बार जो पहले से है उसका फिर से बार एंड देन बीटा बार। अब क्या करेंगे, ये तो वैसे ही छूट जाएगा, बीटा माइनस अल्फा एंड देन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, यहाँ वैसे ही छोड़ दीजिए, बीटा बार माइनस अल्फा बार, और यहाँ रह जाएगा 1 माइनस अल्फा बार का बार, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फिर से वो कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, तो अल्फा बीटा बार। अब क्या कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ, तो व्हाट वी गेट इज बीटा बीटा बार देन बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार एंड प्लस अल्फा अल्फा बार। डिनोमिनेटर में 1 ही रहेगा एंड देन माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार एंड देन बीटा बीटा बार। अब ध्यान दीजिए कि मैंने अब तक वो प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई की है जो एक्चुअली मीन्स इन्फॉर्मेशन अप्लाई नहीं किया है जो गिवन था। क्या गिवन था भाई, वी हैड बीटा का मॉड गिवन था कि 1 है, तो अगर बीटा का मॉड 1 गिवन है तो हम लिख सकते हैं ना कि बीटा स्क्वायर सॉरी मॉड बीटा स्क्वायर इज ऑल्सो 1 एंड सो बीटा बीटा बार इज 1। और ये तो डायरेक्टली मैंने बताया था कि मॉड जेड 1 हो तो जेड जेड बार 1 होगा, अभी बताया था। तो हम इसको अप्लाई करेंगे, तो जहाँ जहाँ बीटा बीटा बार है वहाँ 1 लिख दीजिए, तो हो जाएगा 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार, और ये अल्फा अल्फा बार और बीटा बीटा बार की वैल्यू 1 हो गई तो सीधे लिख देंगे अल्फा अल्फा बार। नाउ यू सी दैट कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है, केवल ये यहाँ आ गया है और ये यहाँ चला गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1। तो हमने क्या पाया कि जो हमने स्टार्ट किया था
बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का मॉड का स्क्वायर वो 1 है। तो इसका मतलब कि मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा क्या होगा, 1 होगा, कि जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर तो हमें पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए ना, तो वी गेट ओनली 1। सो द आंसर इज 1। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को करने के लिए दूसरे मेथड से। सो आई कॉल इट द बेटर वे। मेथड 2 इज द बेटर वे टू डू दैट। So the better way actually. ऑलराइट, हमारे पास गिवन क्या था, बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा। इस गिवन नहीं था, एक्चुअली फाइंड करना था। केवल गिवन है हमारे पास मॉड बीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज गिवन, और ये हमें डिस्कवर करना है, ये हमें फाइंड करना है। दिस वी हैव टू फाइंड। क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा हम स्मार्ट तरीके से करेंगे। यहाँ देखो कि अगर मॉड बीटा 1 है तो आपको ये तो पता है ना कि मॉड बीटा 1 होगा तो बीटा बीटा बार भी 1 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलराइट, इसका मतलब कि इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ पे 1 है वहाँ मैं इस बीटा बीटा बार को तो लिख सकता हूँ ना। तो वही काम करते हैं, थोड़ा सा चीटिंग करते हैं कि हमने बीटा माइनस अल्फ़ा वैसे ही छोड़ दिया और इस 1 को लिख दिया बीटा बीटा बार, क्योंकि हमें पता है कि बीटा बीटा बार 1 है। सो वी कैन जस्ट रिप्लेस इट देयर। ऐसा करते ही हमने क्या पाया, यहाँ ध्यान दीजिए कि इन दोनों में से बीटा अब कॉमन आ चुका होगा, इजंट इट? इन दोनों में से बीटा कॉमन आ चुका होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा एंड देन, बट एक्चुअली उससे पहले हम ऐसा लिख सकते हैं ना, बीटा माइनस अल्फा का मॉड डिवाइड बाय बीटा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मॉडुलस की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रेशियो का मॉड हो तो हम उनके मॉड का रेशियो लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, z1 बाई z2 का मॉड इज इक्वल टू मॉड z1 बाई मॉड z2। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब मैं क्या कहना चाहता था कि ये आप मॉड ऐसे ही छोड़ दीजिए और इन दोनों में से कॉमन लीजिए बीटा, लेकिन हम बीटा को कॉमन लेंगे तो मॉड ही आएगा साथ में, और यहाँ रह जाएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार। करेक्ट, यस। और मॉड बीटा की वैल्यू आपको पहले से पता है कि वो 1 है। आई एम जस्ट राइटिंग बीटा माइनस अल्फा का मॉड ऊपर और यहाँ बीटा बार माइनस अल्फा बार। लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए कि किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 माइनस z2 का z1 बार माइनस z2 बार लिखा हो तो आई कैन राइट z1 माइनस z2 का होल बार। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इन दोनों कॉन्जुगेट के साइन को एक ही साथ इस बीटा माइनस अल्फा के ऊपर दे दूंगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि हम ऐसा इस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। ऑलराइट, अब जरा इस पे विचार कीजिए। हो सकता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी आपको कॉन्जुगेट को कराते समय नहीं लिखवाया होगा, मैं भूल गया हूँगा, लेकिन आप यहाँ पे ऑब्वियसली इसको देख सकते हो कि z बार का मॉड और z का मॉड सेम ही होगा। एक्चुअली मुझे यहाँ पे बताना चाहिए कॉन्जुगेट में नहीं, मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी में। तो मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी में आप इसको ऐड कर लीजिएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और उसके कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, क्योंकि वहाँ तो माइनस का साइन मैनेज ही हो जाएगा। तो यहाँ पे वही काम तो हो रहा है। यहाँ अगर बीटा माइनस अल्फा को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहे हैं तो ये बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट है। तो एक्चुअली ये कैसे काम कर रहा है कि z का मॉड और नीचे क्या है, z बार का मॉड। इसका मतलब कि दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से अगर आप स्मार्टली यूज़ करोगे प्रॉपर्टी को, मॉडुलस और कॉन्जुगेट को, तो वो आप हैंडल कर पाओगे क्वेश्चन को इजीली एंड स्मार्टली और कॉन्सेप्चुअल। ऑलराइट, यहाँ एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर या फिर क्या जो भी है, अपॉलॉजी फॉर दैट कि ये मैंने पहले नहीं बताया था, तो आपको ये वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा प्रॉपर्टी में। बढ़ते हैं आगे, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन है आपके NCERT एग्जाम्पलर से।
एग्जाम्पल से क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन नंबर देख ही रहे हो यहाँ पे 15, आप एक्सरसाइज में जाके चेक कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। कहा गया है कि इफ़ दिस z माइनस 1 डिवाइड बाई z प्लस 1 is a purely imaginary number, then find the value of mod z। तो एक तो तरीका ये है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लेंगे प्योरली इमेजिनरी। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, इसका सीधा सा मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी 0, करेक्ट। और प्योरली इमेजिनरी है तो ऑलराइट। तो ऐसा भी तो कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ढूंढ लिया जाए। अगर हम पहले मेथड की बात करूं और उस पर हम ऐसा करें, मेथड 1, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लेते हैं कि z है a प्लस आयोटा b, और इसमें अब बिठा के रखेंगे तो z माइनस 1 ये हमने अज्यूम किया एंड डिवाइड बाई z प्लस 1 की बात की जा रही है। व्हाट वी गेट इज, यहाँ हो जाएगा a प्लस आयोटा b माइनस 1, तो लिख सकता हूँ a माइनस 1 प्लस आई बी, और यहाँ पे a प्लस 1 एंड प्लस आई बी, करेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे a प्लस आई बी रखा, रियल पार्ट को एक साथ ले लिया जो आयोटा से फ्री था, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर अब प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं पता है। जब नहीं पता है तो क्या करेंगे, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट पता करेंगे, और इसके लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए तो क्या करेंगे, a प्लस 1 माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाइड, और a प्लस 1 प्लस आयोटा b, सॉरी माइनस आयोटा b से डिवाइड। क्या होगा इससे फ़ायदा ये होगा कि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 टाइम्स a माइनस 1, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस b टाइम्स a माइनस 1, एंड देन एक काम करता हूँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ जगह नहीं रहेगा, तो दिस विल बी a माइनस 1 टाइम्स a प्लस 1 माइनस आई बी टाइम्स a minus 1 plus I b times a plus 1 and minus I squared b squared। सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने, आप इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी की तरह काम होगा, तो हो जाएगा a प्लस 1 का स्क्वायर एंड माइनस आई स्क्वायर्ड बी स्क्वायर, करेक्ट, शुड बी करेक्ट। ऑलराइट, तो हम अब आगे बढ़ेंगे इससे। ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड, सॉरी a स्क्वायर्ड माइनस 1, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। और इन दोनों में से थोड़ा सा मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर दूँ, ज़्यादा स्क्रॉल, ओके। अब इन दोनों में से हमने क्या किया कि b और i कॉमन ले लिया, तो मैंने प्लस के साथ आयोटा b कॉमन ले लिया, तो व्हाट वी गेट हियर इज a प्लस 1 और माइनस, और ये वाला a माइनस के साथ और ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, यस आई एम करेक्ट। और ये हो जाएगा क्या, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, सो दैट बी बी स्क्वायर एंड डिवाइड बाय, ये हो जाएगा a प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली ये कोई पॉलिश लेक्चर नहीं है जो मैंने पहले से कुछ तैयार करके रखा है एंड सो ऑन, बस जो समझ में आ रहा है हम लोग उसको कर रहे हैं आउट ऑफ द माइंड, ऑलराइट, इमीडिएटली। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 1 एंड देन यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 आयोटा b एंड प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस व्हाट, a प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें रियल पार्ट हमने ढूंढ लिया, क्या है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बी, और इसके नीचे मैं ये लिख दूंगा ना, a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके नीचे लिख देंगे हम लोग फिर से वही चीज़, a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड बीच में प्लस का साइन थोड़ा बड़ा रहना चाहिए ताकि दिखना चाहिए। ओके, तो हमें पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने स्टार्ट किया था z माइनस 1 z प्लस 1 से, वो वही है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका मतलब कि ये रियल पार्ट है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये बड़ा वाला जो दिख रहा है ये पार्ट है आपको, और ये है उसका इमेजिनरी पार्ट। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये भाई साहब 0 होंगे। इसका मतलब हो गया a प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी 0। और जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट वी गेट इज कि ये तो 0 के साथ हट जाएगा एंड हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन ध्यान रहे कि हमने z क्या अज्यूम किया था, z अज्यूम किया था a प्लस आयोटा बी, और ये क्या बताता है, z का मॉडुलस का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स मॉड z इज इक्वल टू 1। और हमें फाइंड आउट क्या करना था भाई, मॉड z ही फाइंड करना था। यहाँ देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z, हमने मॉड z को निकाल लिया और वो कितना है 1। ऑलराइट, तो इसको मैं फिर से कहूँगा कि आप इसको रिवाइज कीजिए, एंड बाय द वे अभी मैं इसका एक दूसरा मेथड बताने वाला हूँ। ऑलराइट, आते हैं इसके सेकंड मेथड पे। सो आई विल कॉल इट बेटर वे। एंड बेटर वे का मतलब ये ऐसा नहीं कि ये वो एक से उससे ज़्यादा है, अच्छा है, या फिर जो कुछ भी। बेटर वे का मतलब है कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, और इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे आपको करना चाहिए। तो इसमें क्या है, आप फिर से क्वेश्चन वही रहेगा ऑफ कोर्स, z माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 प्योरली इमेजिनरी है और हमें फाइंड करना है मॉड z। तो क्या करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस 1 बाई जेड प्लस 1, उसको मान लेते हैं कि वो w है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर w इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइड बाई z प्लस 1। और इस बार हम इस z को कोई नाम नहीं देंगे, मतलब z का रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं लिखेंगे। अब कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन के आधार पे कि हमसे कहा गया है कि रियल पार्ट ऑफ w इज इक्वल टू 0, करेक्ट और नॉट। आप देखिए, w अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका प्योरली इमेजिनरी होना है, तो रियल पार्ट उसका 0 होना पड़ेगा। अब आप बताइए कि अभी मैंने आज ही के लेक्चर में एक डिस्कस किया था कि कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड किया जाए और डिवाइड किया जाए 2 से, तो उसका रियल पार्ट मिल जाएगा ना। मतलब अगर w कॉम्प्लेक्स नंबर है तो w का रियल पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट रियल पार्ट ऑफ w एज w प्लस w बार बाई 2, करेक्ट और नॉट। यस वी कैन। तो हम क्या कर रहे हैं अब कि रियल पार्ट ऑफ w को इस तरीके से लिख रहे हैं, मतलब ये अब इस w की जगह पर लिखना चाहिए हमें z माइनस 1 डिवाइड बाई z प्लस 1 एंड प्लस z माइनस 1 डिवाइड बाई z प्लस 1 का होल बार एंड देन होल डिवाइड बाई 2। ये हो गया इसका रियल पार्ट, करेक्ट। लेकिन रियल पार्ट ऑफ w क्या है, 0। तो गिवन है कि रियल पार्ट ऑफ w दैट इज दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 इसके साथ वैनिश हो जाएगा और हमारे पास कितना, केवल इतना बचेगा अपना जो कुछ भी काम करना है उसके लिए। ओके, तो अब हमारे पास क्या बचा, z माइनस 1 डिवाइड बाई z प्लस 1 प्लस, और कॉन्जुगेट का काम यहीं पे कर देते हैं z बार, और 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रहेगा, एंड देन अगेन z बार प्लस 1 एंड दैट शुड बी 0, करेक्ट। ऑफ कोर्स इट शुड बी। इसके बाद जो भी हमारा काम है अलजेब्रा जैसे करना है करेंगे। तो ये हो जाएगा z माइनस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा z बार प्लस 1, और प्लस z बार माइनस 1 के साथ फिर z प्लस 1, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट। इधर 0,
आप देखिए इसको प्रोडक्ट कीजिए चाहे नहीं कीजिए, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, केवल ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। तो लेट्स सिंप्लीफाई द ऊपर वाला। क्या होगा ये, जेड जेड बार एंड देन प्लस जेड माइनस जेड बार -1, और इधर भी जेड बार जेड एंड देन प्लस जेड बार देन माइनस जेड एंड देन -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कैंसिल हो चुका है। जेड जेड बार कितना होगा भाई, मॉड जेड स्क्वायर्ड। ये जेड प्लस का है और ये जेड माइनस का साथ है, तो कैंसिल कर दें। ऑफ कोर्स यहाँ जेड बार माइनस के साथ है और यहाँ प्लस के साथ है, कैंसिल कर दें बिल्कुल। और यहाँ -1 और -1 हो जाएगा -2, बट उससे पहले ये जेड बार जेड है, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग मॉड जेड स्क्वायर्ड, और ये हो गया -2 इज इक्वल टू 0। तो मॉड जेड स्क्वायर और मॉड जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 मॉड जेड स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड डायरेक्टली में मिल गया कि मॉड जेड इज इक्वल टू 1, और ये हमें लाना था। ऑलराइट, so again I just request you to revise this thing before you go to the next question. Just pause and just take a look, revise it. अब बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का, और ये भी आपके एग्जाम्पलर से ही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से है, क्वेश्चन नंबर 19। और ये जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उतना है नहीं। कहा गया है कि मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Zn इज इक्वल टू 1 है। जैसे ही 1 हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की वैल्यू, वहाँ पे हमेशा Z बार इज इक्वल टू 1 वाला टेक्निक काम कर ही जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है मॉड Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2 इज इक्वल टू मॉड Z3 डॉट 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 इज इक्वल टू मॉड Zn की वैल्यू 1 है। तो अब हमेशा आप ऐसा लिख सकते हो ना कि Z1 बार इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये भी इसके इक्वल है 1 के, ये भी 1 के इक्वल है, हर एक वैल्यू 1 के इक्वल है। तो Z1 बार को 1 लिखेंगे, देन Z2 बार भी क्या हो जाएगा 1, Z3 बार भी हो जाएगा 1, एंड फाइनली Zn बार भी 1 ही हो जाएगा। हर एक चीज़ हम ऐसे लिख सकते हैं कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये तो इन्फॉर्मेशन था, उसको मैं लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या था कि शो करना है ये इज इक्वल टू ये, मतलब Z1 प्लस Z2 Zn तक का सम का मॉड इज इक्वल टू उसके रेसिप्रोकल्स के सम का मॉड, है ना। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड शुरू कीजिए, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस डॉट 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 प्लस व्हाट Zn, ये है, ये हमने शुरू किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया LHS, और Z1 की जगह पे आप यहाँ देखिए क्या लिखिएगा, 1/Z1 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स वी कैन। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/Z1 बार, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/Z2 बार, यहाँ आ जाएगा 1/Z3 बार बार बार, और यहाँ 1/Zn बार। ओके, तो ये आ गया है। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और उसके कॉन्जुगेट का मॉड बराबर होता है। मेरे कहने का मतलब z का मॉड और z बार का मॉड बराबर होगा, कॉन्जुगेट का मॉड। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, z को लिख लीजिए a प्लस आयोटा b और z बार को लिखिए a माइनस आयोटा b, दोनों के मॉड को निकाल के देखिए, दोनों बराबर रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस सभी कॉन्जुगेट को कंबाइन करके इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर दे दूं तब भी तो काम करेगा कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से, है ना जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने सबका ऊपर का मॉड दे दिया ऐसे, आई कैन गिव इट, करेक्ट। ऐसा हम दे सकते हैं, ऑफ कोर्स ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करते ही हमारे पास क्या होगा फ़ायदा इसका कि अब मैं इस प्रॉपर्टी को आधार मान के इस मॉड को गायब कर सकता हूँ, सॉरी बार को गायब कर सकता हूँ। क्यों?
क्योंकि हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉड बराबर होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के। इसका मतलब कि मैं अब यहाँ से कॉन्जुगेट गायब कर दूंगा, और यहाँ जो हमें चाहिए था वो आ चुका है भैया, दैट इज RHS। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था उतना है नहीं। आप चीज़ों को समझना शुरू कीजिए, यू विल गेट बेटर फीलिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। फिर से यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं आप पॉज करके। एक और लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, उसको भी देख लेते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं, हम मॉड और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इतना ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं, इनफैक्ट प्रैक्टिस करके, कि हम सोचते हैं कि हर एक क्वेश्चन मॉड और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से आसानी से हो जाएगा। लेकिन नहीं, कई क्वेश्चंस में हमें z को अज्यूम करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो कि अगर z को a प्लस आयोटा b किसी क्वेश्चन में अज्यूम करना पड़े तो करना चाहिए। यहाँ देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने कहीं भी z1 z2 को कुछ भी नाम नहीं दिया है, उसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। उसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने दो तरीके से किया। तो पहले वाले तरीके में हमने z की जगह पे a प्लस आयोटा b लिखा z को, लेकिन दूसरे वाले तरीके में हमने z को a प्लस आयोटा b नहीं लिखा। तो क्या हर बार a प्लस आयोटा b लिखने की जरूरत पड़ेगी या फिर हर बार नहीं पड़ेगी? तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि मॉड है, मॉड ऑफ z प्लस वन इज इक्वल टू z प्लस टू वन प्लस आयोटा, देन फाइंड z। तो इस क्वेश्चन में आप z को डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि z फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो z फाइंड करने के लिए कहा गया है, आप तो मॉड z नहीं फाइंड करोगे, कोई नंबर है। इसका मतलब z का रियल पार्ट भी होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी होना चाहिए, तभी आप z को डिफाइन कर पाओगे z क्या है। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको z अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अज्यूम कीजिए कि z हमने a प्लस आयोटा भी लिया होगा। ऑलराइट, तो अब हम इस इक्वेशन को केवल फॉलो करा देंगे इस a प्लस आयोटा b के साथ। हो जाएगा क्या, z नॉट z, इट्स a प्लस आयोटा b प्लस वन का मॉड लेफ्ट हैंड साइड में रखा हमने, और हो जाएगा a प्लस आयोटा b प्लस टू आयोटा, इसको भी मैंने ओपन कर दिया। अब इधर के साइड तो मॉड निकालना है, पहले इसके रियल पार्ट को कलेक्ट करेंगे। तो ये प्लस वन एंड प्लस आयोटा बी का मॉड निकाल रहे हैं, और इधर हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस टू एक साथ, और इधर हो जाएगा b प्लस टू आयोटा। यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिएगा इसका, तो हो जाएगा क्या, a प्लस वन का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर a प्लस टू एंड प्लस b प्लस टू आयोटा। आई होप हमने अभी गलती यहाँ तक नहीं की है, आई बिलीव सो, यस। अब बाय द वे चेक भी कर लीजिएगा। अब आप बताइए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? मीन्स आप बहुत ज़्यादा चालाक होकर कहना चाहो तो बोल सकते हो हाँ, क्योंकि इसका रियल इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके पास इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये केवल रियल नंबर है। तो जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ इक्वेट करते हो तो दोनों साइड आप क्या करते हो, रियल को रियल पार्ट से एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से। तो इधर तो इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होगा ना, तो हम इक्वेट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग और कंपेयरिंग वट एवर यू कैन कॉल रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, a प्लस टू मस्ट बी इक्वल टू वॉट, a प्लस वन का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने a प्लस टू को इसके साथ इक्वेट किया, और साथ ही साथ b प्लस टू को इक्वेट करने के लिए कुछ है नहीं, तो b प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ओ हमने पा लिया कि b इज इक्वल टू माइनस टू, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम निकालना चाहते हैं उसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव टू होगा। और इस नेगेटिव टू को यहाँ रख दीजिए, तो हमें a की वैल्यू भी मिल जाएगी। कैसे? नाउ प्लग इट
हियर, तो ये हो जाएगा क्या, a प्लस 2 और इसको a स्क्वायर्ड प्लस 2a प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा कितना, b को यहाँ रखने के बाद, तो वी गेट व्हाट, a स्क्वायर्ड प्लस a एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब इसका मुझे लगता है कि फैक्टर होगा, तो a इज इक्वल टू लिखेंगे -1 प्लस और माइनस 1 माइनस 4ac। आई थिंक मैंने कुछ गलती की है इसको कैलकुलेट करने में, a प्लस 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओह गॉट दैट। ये इसके साथ रूट होगा तब इक्वेट होगा कि सीधे, तो जब हम इसको रूट को हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर होगा और इधर के साइड में बाकी सब कुछ सही है। यहाँ से अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5। यहाँ b की जगह पे -2 रखा गया था, तो अब क्या होगा, यहाँ से a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल्ड एंड दिस इज 2a इज इक्वल टू 1, यस, एंड सो a इज इक्वल टू हाफ। a की वैल्यू 1/2 एंड b की वैल्यू -2, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम ढूंढना चाहते थे वो मिला हाफ माइनस 2 आयोटा एंड दैट इज आवर आंसर। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ के आधार पे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। आई होप कि आपने सब कुछ आसानी से और इजीली समझ लिया होगा। वीडियोस को फिर से जाके रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और वहाँ हम लोग आगे करेंगे जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और अगला फीचर दैट इज़ argument of a complex number. So till then you have to keep doing mathematics with Sanyam. Thanks.